चलिए नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एमपीजी के की पार्ट 1 क्लास है। इसके पहले मैंने लगभग एमपीजी के 20 क्लासेस करवाया हुआ है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और जिन बच्चों का जो एडमिट कार्ड है अभी भी डाउनलोड नहीं हुआ है, तो आप लोग, मैंने अभी भी एक वीडियो अपलोड किया, तो आप उसे देख करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। चूँकि एग्ज़ाम जो है 12 अगस्त से चालू हैं, ठीक, तो आप लोग एडमिट कार्ड जरूर देख लें। क्या पता आपके एग्ज़ाम 12-13 को ही हो, तो एडमिट कार्ड जरूर देख लें। और चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपके पास बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है, तो ज़्यादा ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें और जो भी चीज़ आपने पढ़ रखा उसका रिवीजन करें, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उसका रिवीजन करें, क्योंकि अब बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है, ठीक। और बाकी हम एमपीजी के पूरा एक तरफ से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको रेगुलरली क्लास देखने को मिलती जा रही होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जैसे कोई वीडियो या फिर किसी प्रकार का अपडेट आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मंदसौर में किस नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे जो पशुपतिनाथ मंदिर है किस भगवान को समर्पित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है, ठीक। पशुपतिनाथ मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर जो है मंदसौर में शिवना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? शिवना नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे जो कान्हा नदी है ये बेन गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बेन गंगा की सहायक नदी कान्हा है, ठीक। बेन गंगा की सहायक नदी कान्हा है। और जो माही है ये आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इस नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रसिक प्रिया कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं। तो रसिक प्रिया कविता के लिए सबको पता है केशव दास जी जाने जाते हैं, ठीक। डी इज ए करेक्ट आंसर। आप लोग नोट करेंगे केशव दास की जो कविता है रसिक प्रिया है, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ आप नोट करेंगे केशव दास मिश्र जो हैं संस्कृत विशेषज्ञ और हिंदी कवि थे। उन्हें अक्सर मोनिकर केशव दास या केशव दास के नाम से जाना जाता है, ठीक। और केशव दास को क्या बोला जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक। कठिन काव्य का प्रेत भी केशव दास को कहा जाता है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर ने मंदार पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। आपको बताना है किस जैन तीर्थकर ने मंदार पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो वे थे भैया 12वें तीर्थकर। और 12वें तीर्थकर कौन थे? आप लोग नोट करेंगे 12वें तीर्थकर जिनका नाम है वासु पूज्य ये 12वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। इन्होंने मंदार पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। और साथ ही आप नोट करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन भगवान वासुपूज्य को निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसे भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक। और जो मंदार पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? आप लोग नोट करेंगे मंदार पर्वत जो है, आपको बता दें मंदार पर्वत नामक एक छोटी चोटी है जिसे अक्सर मंदार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और बिहार के भागलपुर मंडल में बांका जिले में यह स्थित है। मंदार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बिहार के भागलपुर मंडल के बांका जिले में, ठीक। बिहार के बांका जिले में आप लोग नोट करेंगे, बिहार के बांका जिले में मंदार पहाड़ी जो है स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित होते हैं। तो होशंगाबाद में सबसे कम मेले आयोजित होते हैं, ठीक। होशंगाबाद जिले में सबसे कम मेले आयोजित होते हैं। यहाँ पर कुछ गिने चुने जो कि आप लोग नोट करेंगे। रामजी बाबा का मेला, बाबा का मेला आप लोग नोट करेंगे, रामजी बाबा का मेला, ठीक। एक लगता है और एक लगता है आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। एक और मेले का नाम है जिसका नाम है बांद्रा भान का मेला, ठीक। बांद्रा भान का मेला, ठीक। बांद्रा भान का मेला। तो होशंगाबाद में जो है टोटल 2 ही मेले लगते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन के हिसाब से सी इज ए करेक्ट आंसर। और आप लोग वहीं पे नोट करेंगे होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, ठीक। नर्मदापुरम कर दिया गया है। और ये नर्मदापुरम जो है एक संभाग है, ठीक। और कब इसका नाम चेंज किया है? 7 फरवरी 2022 को। 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद से नर्मदापुरम कर दिया गया है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा निम्नलिखित में से किन 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ह्यूगसन और बाघ। ह्यूगसन और बाघ, डी इज करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे ह्यूगसन और बाघ, ठीक। मंगल पांडे ने इन 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे मंगल पांडे जी का जो जन्म है, मंगल पांडे जी का जन्म है 19 जुलाई आप लोग नोट करेंगे 19 जुलाई 1827 को हुआ था। 1827 को मंगल पांडे जी का जन्म हुआ था, इसे कई बार पूछा जा चुका है। और मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 में विद्रोह में भाग लिया था, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया। ठीक, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद। ठीक, इनके नाम पर यह खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक, और मेजर ध्यानचंद जो है कौन थे? ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। ठीक, शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। इनके नाम पर यह जो खेल रत्न पुरस्कार है दिया जाने लगा है। और साथ साथ नोट करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में की गई थी। ठीक, ए इज ए करेक्ट आंसर। और साथ साथ नोट करेंगे शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में पहली बार यह गौरव प्राप्त हुआ। ठीक, आप लोग नोट करेंगे जो विश्वनाथ आनंद है यह भी शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। और इनाम में एक पदक, प्रमाण पत्र और 2020 तक 25 लाख रुपए नगद भुगतान शामिल होता था। ठीक, 2020 तक 25 लाख रुपए दिया जाता था। ठीक, 25 लाख रुपए 2020 तक दिया जाता था। इसी पे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 के एक अधिनियम द्वारा किस जिले में की गई थी। तो हम सभी को पता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना जो है अनूपपुर जिले में की गई है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में की गई। ठीक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक जगह पर की गई है। अमरकंटक जगह पर की गई है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 में। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ आप नोट करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना जो है अनूपपुर जिले में अमरकंटक में तो हुई है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्राप्त करना है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राजमाता विजय राजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। तो ये भैया क्रिकेट खेल से संबंधित है। ए इज ए करेक्ट आंसर। साथ ही आप नोट करेंगे यह घरेलू क्रिकेट प्रारूप में एक प्रतियोगिता है। ठीक, इसे आप नोट करेंगे। घरेलू क्रिकेट प्रारूप में यह एक प्रतियोगिता है। ठीक, साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे विजय राजे सिंधिया जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलाबी उर्दू किसकी रचना है। गुलाबी उर्दू किसकी रचना है आपको बताना है। तो गुलाबी उर्दू जो है मुल्ला रामू जी की रचना है। ठीक, गुलाबी उर्दू मुल्ला रामू जी की रचना है। बी इज ए करेक्ट आंसर। इसे आप नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे मुल्ला रामू जी का जन्म 1896 में भोपाल में हुआ। ठीक, उनका जन्म 1896 में भोपाल में हुआ था। ठीक, 1896 भोपाल में हुआ था मुल्ला रामू जी का जन्म। ठीक है, और उन्होंने 1921 से 1952 की अवधि के दौरान 29 पुस्तकें प्रकाशित की। ठीक, टोटल इन्होंने 29 पुस्तकें प्रकाशित किया 1921 से लेकर के 1952 के बीच। ठीक, 29 पुस्तकें जो हैं इन्होंने प्रकाशित किया। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और इनका जन्म 1896 भोपाल में हुआ। ठीक, और साथ ही साथ आप नोट करेंगे उनकी जो पहली रचना है गुलाबी उर्दू थी। ठीक, पहली रचना इनकी गुलाबी उर्दू थी मुल्ला रामू जी की। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने अपनी अपूर्ण जीवनी के 10 अध्याय लिखे जिसके लिए वह एन इंडियन पिलग्रिम नामक शीर्षक देना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक, सी। और साथ ही आप नोट करेंगे सुभाष चंद्र बोस ने 1937 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद यूरोप की यात्रा के दौरान एन इंडियन पिलग्रिम लिखी थी। ठीक, 1937 यानी कि जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे उसमें यूरोप की यात्रा के दौरान इन्होंने यह पुस्तक को लिखना शुरू किया था। ठीक, इसका राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल को भारत में किस वर्ष विलय किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे भोपाल को भारत में किस वर्ष विलय किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1 जून 1949 को भोपाल को भारत में विलय किया गया था। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद जो भोपाल है यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 1 जून 1949 को भारत सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगस्त में भारत में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा किस अक्षांश पर बहती होती है। तो इसका राइट आंसर आपका 15 डिग्री उत्तर। ठीक, 15 डिग्री उत्तर। बी इज करेक्ट आंसर। इसे आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है परसीली कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो परसीली जो है आपका बनास नदी के किनारे स्थित है। सी इज करेक्ट आंसर। परसीली बनास नदी के किनारे स्थित है। और परसीली के बारे में आप लोग नोट करेंगे यह मध्य प्रदेश राज्य में संजय डुबरी बाग अभयारण्य में बनास नदी के तट पर स्थित है। संजय डुबरी बाग अभयारण्य में बनास नदी के किनारे स्थित है परसीली। ठीक, और बनास के बारे में आप लोग जानेंगे यह राजस्थान भारत में बहने वाली एक रेगिस्तानी नदी है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है। इसका कुल मार्ग जो है 512 किलोमीटर है। ठीक, बनास नदी का टोटल लंबाई 512
किलोमीटर है। ठीक, राजस्थान में यह बहने वाली नदी है। ठीक, राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सितंबर 2022 में किस मंत्रालय के तहत बाल आशीर्वाद योजना शुरू की थी? तो बाल आशीर्वाद योजना जो है आपको बता दें सितंबर में 2022 में शुरू की गई। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। ठीक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत। तो डी इज करेक्ट आंसर, ये आप नोट करेंगे, काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गाथा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। ठीक, ए इज करेक्ट आंसर, गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। ठीक, साथ ही आप नोट करेंगे मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में स्थित गाथा जलप्रपात को सेहा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, गाथा सेहा के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और आप लोग साथ साथ नोट करेंगे एक 91 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यह जलप्रपात जो है 91 मीटर ऊंचा है। ठीक, 91 मीटर ऊंचा है यह जलप्रपात। ठीक, गाथा जलप्रपात जो है पन्ना जिले में स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेनगंगा नदी कहाँ बहती है? तो बेनगंगा नदी जो है बालाघाट में बहती है। और बेनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी। ठीक, गोदावरी की सहायक नदी है बेनगंगा नदी। और बेनगंगा नदी आप लोग साथ साथ नोट करेंगे, बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बहती है। यह बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र की ओर बहती है। ठीक, और जो बेनगंगा है ये आगे चल करके बेनगंगा नदी आगे चल करके वर्धा से मिल करके प्राणहिता बन जाती है। ठीक, महाराष्ट्र में वर्धा से मिल करके यह बेनगंगा नदी प्राणहिता बन जाती है। और कान्हा नदी जो है बेनगंगा की सहायक नदी है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ठीक, एनी बेसेंट जी ने की थी। ठीक, एनी बेसेंट, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद दोनों पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर किसी एक पद का त्यागपत्र देना होता है? तो आपको बता दें इससे ऐसे केस में जो है 7 दिन के अंदर किसी एक पद के लिए त्यागपत्र देना होता है। 7 दिन के अंदर किसी एक पद के लिए त्यागपत्र देना होता है। तो डी इज करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रतनपुर उद्यान सिंचाई योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रतनपुर उद्यान सिंचाई योजना का जो शुभारंभ है ये सीहोर जिले से शुरू किया गया था। ठीक, सीहोर जिलों में शुरू किया गया था। डी इज करेक्ट आंसर, सीहोर। ठीक, और सीहोर के बारे में आप जान लेंगे दलहन अनुसंधान केंद्र जो आपका सीहोर जिले में स्थित है। दलहन अनुसंधान केंद्र जो है आपका सीहोर जिले में स्थित है। और एक और क्वेश्चन सीहोर जिले से बन जाता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रोवाइड किया, पूरी तरह से स्मार्ट क्लास बना दिए। ठीक, तो यह सीहोर जिला है। ठीक, के साथ आप लोग नोट करेंगे रतनपुर उद्यान सिंचाई योजना का जो शुभारंभ है सीहोर जिलों में 25 दिसंबर 2022 को किया गया। ठीक, शिवराज सिंह चौहान द्वारा, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 25 दिसंबर आप लोग नोट करेंगे 25 दिसंबर 2022 से शुभारंभ किया गया। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है जब हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ से तो हमारे मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटों की संख्या थी? तब पहले आपको बता दें 16 थी। ठीक, टोटल राज्यसभा की संख्या जो है विभाजन के पहले 16 थी। और लोकसभा की कितनी थी आप लोग बताएंगे? लोकसभा की कितनी थी विभाजन के पहले? तो लोकसभा की सीटें जो थी विभाजन के पहले आप लोग नोट करेंगे 40 थी विभाजन के पहले। ठीक, और विधानसभा की क्षेत्रों की संख्या 320 थी। ठीक, 320 थी विभाजन के पहले। और विभाजन के बाद नोट करेंगे अब प्रेजेंट में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? अब प्रेजेंट में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। ठीक, और अभी बात करेंगे लोकसभा की, तो अब लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 29 है। ठीक, और वहीं पे बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा की है अभी 230। ठीक, 230, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो भारत में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है ये प्रदान की जाती है विश्वविद्यालय, यानी विश्वविद्यालय की जो अंतर विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय का यह सम्मान दिया जाता है। इसे आप लोग नोट करेंगे। साथ ही आप नोट करेंगे यह पुरस्कार जो है यह पुरस्कार भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1956 में स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें ट्रॉफी की प्राकृतिक और एक नगद पुरस्कार होता है जिसका उपयोग खेल स्तर में बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो इसका शुरुआत जो 1956 से ही किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो इसकी जो शुरुआत है 1956 से की गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बैंकों को अपनी तरल संपत्ति और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इस अनुपात को कहा जाता है संविधिक तरलता अनुपात। संविधिक तरलता अनुपात बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका शॉर्ट फॉर्म में आप लोग नोट कर लेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SLR, ठीक, SLR। और नगद आरक्षित अनुपात का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात का शॉर्ट फॉर्म होता है CRR, ठीक, CRR। और इसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात का क्या होता है? पूंजी पर्याप्त अनुपात का क्या होता है? CAR, ठीक, CAR। वहीं पे सेंट्रल लिक्विड रिजर्व का होता है CLR, ठीक। इसी पे आप लोग नोट करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बोधि वंश के कई उत्तराधिकारियों के सिक्के किस क्षेत्र में पाए गए थे? तो आपको बता दें त्रिपुरी क्षेत्र में पाए गए थे, ठीक, त्रिपुरी में। बोधि वंश के कई उत्तराधिकारियों के जो सिक्के हैं त्रिपुरी में पाए गए थे। और त्रिपुरी कहाँ है? हमारा जबलपुर में स्थित है, ठीक। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है, हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में त्रिपुरी है। इसी अभी आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा वन और वन्य जीवों का संरक्षण को राज्य में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? इसका राइट आंसर को 42वां संशोधन, ठीक, 42वां संशोधन के द्वारा आपको बता दें वन और वन्य जीवों का संरक्षण राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और 42वां संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी सारी चीज़ें जो हैं जोड़ी गई थी, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मठ घोघरा का मेला कितने दिन चलता है? तो मठ घोघरा का मेला जो है 15 दिनों तक चलता है। ए इज द करेक्ट आंसर। मठ घोघरा का मेला 15 दिनों तक चलता है। और मठ घोघरा का मेला कहाँ पर लगता है? आप लोग नोट करेंगे। मठ घोघरा का मेला सिवनी जिले में घोघरा गांव में देवी मंदिर में किया जाता है, ठीक, सिवनी जिले में। सिवनी घोघरा का मेला नहीं, घोघरा गांव में किया जाता है। सिवनी के घोघरा गांव में मठ घोघरा का मेला जो है आयोजित किया जाता है। यह 15 दिनों तक चलता है। और तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना में लगता है। आप लोग नोट करेंगे तेजा जी का मेला गुना में। रामलीला का जो मेला है ग्वालियर में लगता है। रामलीला का जो मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में लगता है, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलता हूँ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।